हेलो एंड वेलकम टू द न्यू वीडियो ट्यूटोरियल्स ऑफ हॉटस्पॉट बायोलॉजी विद ताहिर अवान के साथ। सो बच्चों, चैप्टर नंबर 3 के हमने डेवलपमेंटल स्टेजेस पढ़ ली हैं। ऑर्गेनोजेनेसिस हमारा ख़त्म हो चुका है। बेबी पूरी तरह से मैच्योर हो चुका है। अब जब बेबी पूरी तरह से मैच्योर हो चुका है तो अब जब एक पूरा बेबी मैच्योर हो जाता है सो वो एक सिग्नल देगा मदर को कि अब मुझे इस वर्ल्ड को छोड़ के दूसरे वर्ल्ड में आना है। यानी कि अब वो जो बेबी है उस मदर को सिग्नल देगा, जिस सिग्नल के तहत वो जो बेबी है मदर की बॉडी से थ्रू दैट वेजाइना इस वर्ल्ड में आएगा, यानी कि इस दुनिया में एंट्री लेगा। राइट। सो इसी इवेंट को कहा जाता है द इवेंट ऑफ पार्चुरेशन और द इवेंट ऑफ एक्सपल्जन ऑफ बेबी। अब क्या है कि बहुत ही इंटरेस्टिंग ये इवेंट होता है एक्चुअली। सो इस समय क्या क्या केमिकल इवेंट्स होते हैं, क्या क्या हार्मोनल इवेंट्स होते हैं, कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं पार्चुरेशन की, आज वही सब चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें आज आपको पता चलने वाली हैं कि जब एक मदर का डिलीवरी होता है यानी कि पार्चुरेशन का प्रोसेस होता है, सो उसमें कौन कौन से इवेंट्स होते हैं। और वो जो बहुत आप कहते हैं सुना होगा कि काफ़ी पेनफुल प्रोसेस होता है। सो उस पेनफुल प्रोसेस को किस तरह से टैकल किया जाता है। और आपको ये भी पता है कि जो एक मैच्योर बेबी का साइज रहता है, अगर उसको कंपेयर किया जाए एक वेजाइना के होल के साइज से, या आप ये कह सकते हैं कि सर्विक्स के साइज से, तो वो तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है। तो किस तरह से इतना बड़ा बेबी मदर की बॉडी से बाहर निकलता है, ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं, क्या क्या उसके पीछे कारण होते हैं। सो टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द इवेंट ऑफ पार्चुरेशन। सो देखिए, पार्चुरेशन का मतलब होता है टू एक्सपेल समवन, किसी चीज़ को बाहर निकालना। सो अगर पार्चुरेशन का यहाँ पे अगर हम डेफिनेशन का बात करें तो कहने का मतलब है इट इज़ एन एक्ट ऑफ एक्सपेलिंग द मैच्योर्ड बेबी। क्या बोला मैंने, बेबी नहीं कह सकते हैं, बेबी तो 3 महीने का भी होता है ना। सो इट इज़ एन एक्ट ऑफ एक्सपेलिंग द मैच्योर्ड बेबी फ्रॉम द यूट्रस ऑफ मदर। तो बेबी कहाँ से इजेक्ट होगा, मतलब सबसे पहले छूटेगा यूट्रस से, थ्रू द सर्विक्स एंड देन थ्रू द वेजाइना। सो बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि जो बर्थ कैनाल होता है वेजाइना को कंसिडर किया जाता है। वेजाइना भी बर्थ कैनाल है, लेकिन एम्स में क्वेश्चन आया है कि एक्चुअल बर्थ कैनाल किसको कहा जाता है। सो एक्चुअल जो बर्थ कैनाल है वो कहा जाता है सर्विक्स और वेजाइना को कंबाइनली। क्योंकि देखिए, अगर आपको स्ट्रक्चर याद हो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, सो सबसे पहले सर्विक्स ही आता है। राइट। सो क्या होता है कि यहाँ पे म्यूकस प्लग लगा होता था, अगर आपको याद हो यहाँ पे एक म्यूकस प्लग लगा होता है। सो जैसे ही पार्चुरेशन का इवेंट आता है वो बेबी म्यूकस प्लग को तोड़ के सबसे पहले सर्विक्स के बाहर आएगा और उसके बाद वो वेजाइनस के थ्रू बाहर निकलेगा। सो डेफिनेशन देखिए, बहुत ही सिंपल है। इट इज एन एक्ट ऑफ एक्सपेलिंग द फुल यंग वन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फुल यंग वन और द मैच्योर्ड यंग वन फ्रॉम द मदर यूट्रस at the end of gestation. So what is this gestation? It is actually a period of 9 months. So 9 months का ये complete period होता है जिसके दौरान पूरी बेबी की क्या होती है, डेवलपमेंट होती है। और जो ये एक्सपल्जन का प्रोसेस है, पार्चुरेशन का प्रोसेस है, इट इज़ ड्यू टू द विग्रस, बहुत तेज़ी से बहुत तेज़ कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं यूट्रस में, जिसके कारण वो जो बेबी है मदर की बॉडी से बाहर आता है थ्रू वेजाइना। सो दैट इज नोन एज पार्चुरेशन। और इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, द कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ यूट्रस। सो वो भी हम देखेंगे कि क्यों यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करती है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट। सो पार्चुरेशन कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द डिलीवरी ऑफ द फेटस। अगर सिंपल टर्म्स में बात की जाए, बेबी का डिलीवरी होना, इसको कहा जाएगा पार्चुरेशन। अब समझते हैं कि व्हाट इज द प्रोसेस बिहाइंड द पार्चुरेशन। सो प्रोसेस एक्चुअली है यहाँ पे कि किस तरह से हार्मोनल कंट्रोल होता है इस पार्चुरेशन के प्रोसेस का। इसके बाद जो स्टेप वाइज प्रोसेस है वो इसके बाद हम स्टडी करेंगे, लेकिन पहले हम ये देखते हैं कि व्हाट आर द प्रोसेसेस और द हार्मोनल मैकेनिज्म बिहाइंड द प्रोसेस ऑफ
पार्चुरेशन। ओके, तो सबसे पहला जो प्रोसेस है वो होगा जेस्टेशन, जो मैंने आपको पहले बताया। अगर जेस्टेशन नहीं हुआ होगा तो पार्चुरेशन का प्रोसेस नहीं हो सकता है। जेस्टेशन कहने का मतलब है कंप्लीट पीरियड ऑफ 9 मंथ्स, इट टेक अराउंड 270 टू 280 डेज। ओके, जब ये जेस्टेशन का पीरियड पूरा हो जाता है सो वहाँ पे क्या होते हैं, देयर इज ए सिग्नल जनरेटेड इन द न्यूरोएंडोक्राइन सिस्टम ऑफ द मदर। अब यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जब बेबी का डिलीवरी होना होता है, पार्चुरेशन का प्रोसेस होना होता है, एग्जामिनेशन में बहुत बार ये पूछा जाता है कि जो पार्चुरेशन का एक स्टिमुलस है कि बेबी अब मैच्योर हो गया है, तो बेबी मैच्योर होने के बाद वो सिग्नल कौन जनरेट करता है। सो इसमें अलग अलग ऑप्शंस आते हैं, क्या वो मदर जनरेट करती है, क्या वो फीटस जनरेट करता है, या दोनों में से कोई भी नहीं करता, एक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स होता है। सो इसका जो बेस्ट आंसर ये है कि जो पार्चुरेशन का जो सिग्नल प्रोड्यूस करता है वो करता है मैच्योर बेबी। तो क्या होता है, जब बेबी मैच्योर हो जाता है तो वो कुछ हार्मोन्स वहाँ पे रिलीज करता है, और वो जो हार्मोन्स हैं, जस्ट राइट इन योर कॉपी, वो जो हार्मोन्स हैं दे थ्रू द प्लेसेंटा, वो हार्मोन्स थ्रू प्लेसेंटा मदर के ब्लड में जाते हैं। राइट, मिक्स नहीं हो रहे हैं, वो हार्मोन्स मदर के ब्लड में जाएंगे। जैसे ही उस मैच्योर बेबी के जो उसने हार्मोन सिक्रीट किए होंगे एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, जैसे ही वो मदर के ब्लड में जाएंगे सो मदर में क्या एक्टिवेट हो जाएगा, द न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। मदर को सिग्नल मिलेगा कि अब बेबी मैच्योर हो चुका है, उस समय पार्चुरेशन का प्रोसेस इनिशिएट होगा। तो ऑल इन ऑल अगर मैं ये कहूँ कि पार्चुरेशन का जो सिग्नल है वो कौन आगे पहुंचाता है, सो वो मदर का भी उसमें बराबर का रोल होता है और फीटस का भी बराबर का रोल होता है। फीटस का रोल क्या कि फीटस मैसेज देगा मदर को, मदर का ब्लड मैसेज लेके जाएगा उसके न्यूरो एंडोक्राइन पार्ट में, और फिर वहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो एक्टिवेट होगा। इस तरह से ये प्रोसेस एक्टिवेट होता है। तो वो जो एक रिफ्लेक्स वहाँ पे स्टिमुलस वहाँ पे प्रोड्यूस हुआ है, जिसके कारण मदर को ये सेंसेशन होता है कि अब पार्चुरेशन का जो टाइम है वो इट इज जस्ट नियर, दैट रिफ्लेक्स that is generated due to the signals from the fetus and mother is known as fetal ejaculation reflex. So fetal ejaculation reflex क्या करेगा, इसी के कारण ही पार्चुरेशन का प्रोसेस इनिशिएट करेगा। So now let us understand the mechanism or you can say the hormonal mechanism behind the process of parturition. तो देखिए क्या हुआ, सबसे पहले तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं कि सबसे पहले क्या होगा कि जो फीटस होगा वो कुछ हार्मोन्स रिलीज करेगा। ओके, कुछ हार्मोन्स रिलीज करेगा, और वो जो हार्मोन्स होंगे थ्रू प्लेसेंटा वो पहुंचेंगे मदर के ब्लड में। जैसे वो मदर के ब्लड में पहुंचेंगे उसके बाद का ये मैकेनिज्म होगा। सो क्या होगा, जैसे ही मदर के ब्लड में पहुंचेंगे वहां पे प्रेजेंट होंगे एस्ट्रोजन और ऑक्सीटोसिन। सो क्या होगा, ओवरीज से वहां रिलीज होगा एस्ट्रोजन हार्मोन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होगा फ्रॉम फीटस एंड मदर्स पोस्टीरियर पिट्यूटरी। समझ में आया आपको? सो दो हार्मोन्स यहाँ पे इकट्ठे रिलीज होंगे whenever the fetus is matured or the baby is matured. So ऑक्सीटोसिन और एस्ट्रोजन दोनों यहाँ पे क्या होंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे। इन दोनों को एक्टिवेट कौन करेगा, एस्ट्रोजन को एक्टिवेट करेगा ओवरीज, और ऑक्सीटोसिन को कौन एक्टिवेट करेगा, द मदर्स पिट्यूटरी ग्लैंड एंड फीटस आल्सो। अब इस ऑक्सीटोसिन के कारण अब यहाँ पे सबसे बड़ा जो रोल प्ले करेगा वो ये ऑक्सीटोसिन ही है। एस्ट्रोजन का तो रोल होगा ही, लेकिन सबसे ज्यादा रोल यहाँ पे किसका है, ऑक्सीटोसिन का। तो देखिए ऑक्सीटोसिन क्या करेगा, जो यूट्रस के ऊपर ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर्स होंगे, क्योंकि ऑक्सीटोसिन का जो सोर्स है जैसे मैंने आपको बताया ओवरी से भी रिलीज होता है और यूट्रस से भी रिलीज होता है। सो ऑक्सीटोसिन क्या करेगा, और आप ये कह सकते हैं एस्ट्रोजन क्या करेगा, इट विल इंड्यूसेस द ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स दैट आर प्रेजेंट ऑन द यूट्रस। जैसे ही यूट्रस एक्टिवेट हुआ वहां से दोबारा से क्या रिलीज हुआ, ऑक्सीटोसिन। सो ये जो ऑक्सीटोसिन है, ये ऑक्सीटोसिन क्या करेगा, इट विल स्टिमुलेट द यूट्रस टू कॉन्ट्रैक्ट। तो ऑक्सीटोसिन क्या करेगा, यूट्रस की जो कॉन्ट्रैक्शंस है उनको इंक्रीज कर देगा, कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर देंगी। जैसे ही वहां पे यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शंस होना शुरू होती हैं
तो क्या होता है, मदर को एक पेनफुल सेंसेशन वहां पे महसूस होता है, एंड दैट पेनफुल सेंसेशन इज नोन एज लेबर, और इसको लेबर पेन भी कहा जाता है. सो लेबर इज एक्चुअली ए प्लूरल, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ पेन्स एंड इट इज द फोर्सफुल मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्राइन वॉल. तो यूट्रस की जो वॉल होती है बहुत तेजी से कॉन्ट्रैक्ट करती हैं ड्यू टू दिस ऑक्सीटोसिन. अब ये पहला रोल है. उसके बाद ऑक्सीटोसिन क्या करेगा, इट विल फर्दर स्टिमुलेट द प्लेसेंटा टू मेक द प्रोस्टाग्लैंडिन्स. साथ में ही ऑक्सीटोसिन ने पहला क्या काम किया, यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट किया, और ये प्लेसेंटा को क्या कहेगा कि आप प्रोस्टाग्लैंडिन्स को क्या करिए, रिलीज करिए. प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या करेंगे, दे विल, अब प्रोस्टाग्लैंडिन्स का यहाँ पे काम क्या है कि ये फर्दर यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन को और ज्यादा विग्रस कर देंगे, और ज्यादा बढ़ा देंगे, और ये तब तक बढ़ाते रहेंगे जब तक वहां से पार्चुरेशन का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाएगा. तो कहने का मतलब ये है कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स का यहाँ पे क्या काम है कि ये बार बार सिग्नल देते रहे, किसको, मदर को, पोस्टीरियर पिट्यूटरी को ये बार बार सिग्नल देते रहें कि आप ऑक्सीटोसिन का जो रिलीज है वो बंद ना करें. सो ये जो यहाँ से आप कह सकते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स और जो रेगुलर कॉन्ट्रैक्शंस हो रही हैं यूट्रस में, ये क्या करेंगी, एक पॉजिटिव सिग्नल देंगी दोबारा से मदर के पिट्यूटरी ग्लैंड को कि अब ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज करते रहिए. कब तक रिलीज करते रहिए, जब तक वहाँ पे डिलीवरी का पार्चुरेशन का प्रोसेस कंप्लीट ना हो जाए. और जैसे ही वहाँ पे डिलीवरी का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, सो जो ये ऑक्सीटोसिन का रिलीज है यहाँ से बंद हो जाता है. क्या हो जाता है, बंद हो जाता है. बात समझ में आई यहाँ तक. सो ये सारा मैकेनिज्म किस तरह से चल रहा है, यहाँ पे सबसे बड़ा रोल किसका है, ऑक्सीटोसिन का. सो पहला जो ये मैकेनिज्म है, हमने इसमें ये समझा कि ऑक्सीटोसिन की वजह से यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, जिसके कारण एक पेनफुल सेंसेशन वहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज नोन एज लेबर. वही जो लेबर इंड्यूस हो रहा है, बार बार कॉन्ट्रैक्शंस हो रही हैं, उसके कारण क्या होगा, वहाँ पे पार्चुरेशन का प्रोसेस इनिशिएट होगा. अब इसके बाद क्या क्या होगा, जब पार्चुरेशन का प्रोसेस हो जाएगा तो किस तरह से आफ्टर द पार्चुरेशन कौन कौन सी वहाँ पे चेंजेस होंगी, किस तरह से पूरा का पूरा एक प्रोसेस चलेगा आगे, अब हम इस चीज को समझते हैं. ओके, now coming to the very important section of the parturition, that is the stages of parturition. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, और अगर आप फ्यूचर में जब डॉक्टर बनेंगे तो खैर आप तो ये सब चीज़ें आप फिजिकली ऑब्जर्व भी कर सकते हो, लेकिन अभी डॉक्टर बनने में काफ़ी दिन हैं. तो अभी हम ये समझेंगे कि पार्चुरेशन जब प्रोसेस होता है कौन कौन से उसमें स्टेजेस आती हैं. बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, पहले ध्यान से सुनिएगा, रिटन वर्क आप बाद में भी कर सकते हैं. सो जो सबसे पहला स्टेज होगा दैट विल बी द डायलेशन स्टेज, दैट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ पार्चुरेशन. तो क्या होगा, ये जो स्टेज होगा ये तकरीबन 12 घंटे के लिए चलता है. तो क्या होगा कि जब अब मदर को पता चल चुका है कि पार्चुरेशन के सिग्नल्स उसको आ गए हैं, डिलीवरी के सिग्नल्स आना शुरू हो गए हैं, तो क्या होगा, पेट में थोड़ा थोड़ा दर्द होना शुरू हो जाएगा. अब वो जो दर्द हो रहा है दैट इज ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ द यूट्रस, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया. तो यूट्रस क्या होगी, आहिस्ता आहिस्ता कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर देगी, और ये जो पेन है ये हर 30 मिनट्स के बाद दोबारा अपने आप को रिपीट करता रहता है. तो क्या होगा, 30 मिनट्स के बाद थोड़ा सा पेन होगा. इस तरह से हर एक 30 मिनट के बाद जो प्रोसीडिंग पेन होगा वो पहले से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, और करते करते तकरीबन 12 घंटे का ये प्रोसेस होता है. और इन 12 घंटों के दौरान जो वो पेनफुल जो एक इवेंट है, पेनफुल मतलब 30 मिनट्स का जो गैप आ रहा है, जो प्रोसीडिंग हुआ, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि पेन बढ़ती ही जाएगी, यानी कि डिलीवरी अब होने ही वाली है. सो दिल थाम के बैठिए. सो क्या होगा इसके बाद, अब देखिए इस समय कौन सी स्टेट है. सो यहाँ पे आपको डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करते हैं हम, बड़े ध्यान से देखिएगा इस चीज को. तो देखिए, अब दिस इज द यूट्रस वॉल एंड लेट अस सपोज दिस इज बेबी. ये बेबी का पोजीशन है. सो क्या होगा, इस समय जो फीटस का हेड होगा वो सर्विक्स की तरफ होगा. हेड किसकी तरफ होगा,
सर्विक्स की तरफ होगा उसका, देखिए हेड रीजन आगे की तरफ होगा सर्विक्स की रीजन, क्योंकि सर्विक्स रीजन की तरफ, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब मैच्योर हो जाता है 9 मंथ्स का बेबी तो उसका जो हेड होगा वो सर्विक्स की साइड होगा और जो टांगे होंगी वो बैक साइड होंगी, उसके अपोजिट होंगी। सो क्या होगा कि यहाँ पे जो दो मेम्ब्रेन्स थी, याद करिए दो मेम्ब्रेन्स थी, एक कोरियन का मेम्ब्रेन था और एक एमनियन का मेम्ब्रेन था। ये दोनों की दोनों मेम्ब्रेन जो है, ये दोनों की दोनों मेम्ब्रेन यहाँ से क्या कर जाएंगी, रप्चर कर जाएंगी और जो बेबी है वो बिल्कुल सर्विक्स के पास आ जाएगा। सो दिस इज द सर्विक्स रीजन, देखिए दिस इज यूट्रस, लेट अस सपोज दिस इज द सर्विक्स रीजन और ये बेबी का हेड पोर्शन है, ये बैक पोर्शन, आप लेट अस सपोज दिस इज द बैक पोर्शन। अब ये आगे की तरफ है इसका फेस, एमनियन और कोरियन का लेयर टूट चुका है और आपको पता था कि एमनियन के अंदर क्या होता था, एमनियोटिक फ्लूइड होता था। जैसे ही एमनियन का लेयर वहां से टूटेगा वो एमनियोटिक फ्लूइड वहां से रिलीज हो जाएगा और रिलीज होने के बाद वो जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो वेजाइना के सरफेस के थ्रू बाहर निकल जाएगा। नाउ अब जाते जाते भी वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम कर जाएगा कि वो जो ये वेजाइना का सरफेस है इसको स्मूथ करके जाएगा, यानी कि इट एक्ट एज ए लुब्रिकेंट। वो इस वेजाइना के सरफेस को क्या कर जाएगा, लुब्रिकेट कर जाएगा, ताकि जब बेबी वहां से बाहर निकले तो बाहर निकलने में उसको ज्यादा दिक्कत का सामना ना करना पड़े। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अब क्या होगा कि जो प्लेसेंटा थी जिसके साथ फीटस का कनेक्शन था मदर के साथ, वो प्लेसेंटा भी यूट्रस की वॉल से क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, राइट। और जो बेबी है अब वो पूरी तरह से फ्री हो चुका है। क्या बोला मैंने, सबसे पहले एमनियन और कोरियन का लेयर टूटेगा, उसके बाद यूट्रस के साथ जो प्लेसेंटा का कनेक्शन है वो टूटेगा। अब पूरी तरह से बेबी फ्री है। अगर इसके बाद अगर बेबी का विद इन 1 और 2 आवर्स बर्थ नहीं हुआ तो बेबी की डेथ होने के चांसेस हो जाते हैं। क्यों, रीजन क्या है, क्योंकि न्यूट्रिशन पार्ट अब टोटली उसका सेपरेट हो चुका है। अब किसी तरह का उसको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा क्योंकि न्यूट्रिशन के लिए प्लेसेंटा वहां से रिमूव हो चुकी है। इनफैक्ट प्लेसेंटा सारे के सारे वाइटल फंक्शंस प्लेसेंटा ही परफॉर्म करती है। सो अब पहले स्टेज में, डायलेशन स्टेज में क्या होगा, वो पूरी तरह से फ्री हो जाएगा बेबी। और जो पेट का रीजन होगा, अब वो जो पेट का रीजन है आप अगर ऑब्जर्व कर सकते हैं तो उस समय क्या होता है कि जो एब्डोमेन रीजन होता है वो काफी नीचे की तरफ उसका झुकाव हो जाता है और ऊपर का जो रीजन होता है ये काफी अंदर की तरफ आ जाता है। ओके, नाउ दिस इज द फर्स्ट स्टेज। अब सेकंड स्टेज होना है, नाउ दिस इज द टाइम, अब बेबी का डिलीवरी होने का जो राइट टाइम है वो आ चुका है, मदर से उसका कनेक्शन पूरी तरह से टूट चुका है। नाउ द सेकंड स्टेज इज द एक्सपल्जन स्टेज, यानी कि अब वो जो बेबी है जब मदर से बाहर आने को रेडी है। सो ये तकरीबन 20 मिनट से 1 आवर का टाइम होता है। तो मैंने आपको क्या बताया, ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे, अगर 2 घंटे से ऊपर का टाइम है तो बेबी की डेथ हो सकती है। अगर इस स्टेज में बेबी बाहर नहीं आता है, उस स्टेजेस में क्या होता है कि बेबी रिवर्स पोजीशन में होता है, उसके पाँव ऊपर की तरफ होते हैं, आई मीन पाँव नीचे की तरफ होते हैं और हेड ऊपर की तरफ होता है। इस स्टेज में क्या किया जाता है, सिजेरियन कट लगाया जाता है। या अगर सिजेरियन की नौबत ना भी पड़े तो अगर एक नॉर्मल ऑपरेशन है तो छोटा सा कट लगाया जाता है वेजाइना में, अभी बताएंगे हम आगे किस तरह से होता है। खैर पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं। अब एक्सपल्जन स्टेज में क्या होगा कि यूट्रस की जो कॉन्ट्रैक्शंस है वो ज्यादा विग्रस हो जाएंगी और बहुत ही ज्यादा पेन होगा। द मदर विल फील द एनॉर्मस अमाउंट ऑफ पेन, बहुत ही विग्रस वहां पे पेन होगा। और वो पेन किसके कारण हो रहा है, क्योंकि यूट्रस बहुत ही तेजी से वहां कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। अब उस फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन के कारण अब जो एब्डोमेन मसल्स भी होंगे वो भी क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। अब जो पेन होने का दूसरा कारण होता है वो ये होता है, देखिए अब बेबी का साइज देखिए आप बड़े ध्यान से, अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, देखिए मैं फिर से डायग्राम बनाता हूँ। ये मान लीजिए सर्विक्स का रीजन है, ओके, दिस इज द सर्वाइकल रीजन, ओके। अब जो बेबी है, अब बेबी का साइज तो ऑब्वियसली बात है बड़ा है। सो लेट अस सपोज दिस इज द हेड ऑफ बेबी। अब देखिए बिल्कुल छोटा सा स्पेस है और बेबी का जो हेड पोर्शन है ये काफी बड़ा है। सो ये बेबी इस सर्विक्स रीजन से कैसे बाहर निकलेगा, दिस इज द मेन क्वेश्चन। तो एक ऑब्जेक्टिव मैं आपको और बता देता हूं, द सर्विक्स और द यूट्रस ऑफ ए प्रेग्नेंट लेडी
इज द सॉफ्टेस्ट मसल इन द ह्यूमन बॉडी। सो क्या होगा, यहाँ पे एक हार्मोन रिलीज होगा जिसका नाम मैंने आपको बताया था ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन के ये साथ यहाँ पे रिलैक्सिन भी रिलीज होगा। वो ऑक्सीटोसिन और रिलैक्सिन क्या करेंगे, यहाँ पे जो सर्विक्स के मसल्स होंगे उसके साथ यहाँ पे आपको पता है कि पेल्विक गर्डल के भी लिगामेंट्स होते हैं। सो ऑब्वियस सी बात है, पेल्विक गर्डल जो है वो भी स्ट्रेच होगी। पेल्विक गर्डल, यूट्रस एज वेल एज सर्विक्स एज वेल एज वेजाइना के जो मसल्स होंगे ये एकदम क्या हो जाएंगे, यहाँ पे सॉफ्ट हो जाएंगे। और यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शंस होने के कारण जो है वो जो बेबी है सर्विक्स की तरफ पुश होगा एंड थ्रू वेजाइना उसका जो हेड पोजीशन है वो आगे की तरफ होगा और वेजाइना के थ्रू वो इस वर्ल्ड में एंट्री ले लेगा एंड फाइनली द बेबी इज डिलीवर्ड। सो मुबारक हो आपको। सो बेबी की क्या हो जाएगी, डिलीवरी हो जाएगी। और डिलीवरी होने के बाद वो सबसे पहले आके दुनिया में क्या करता है, सांस लेता है। अब यहाँ पे एक और बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो आपने सुना होगा कि जब बेबी का बर्थ होता है तो बोलते हैं कि बच्चे को रुलाना चाहिए। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दैट। अब ये नहीं कि उसको जबरदस्ती पकड़ के आप मार के रुलाइए, उसके पीछे कॉन्सेप्ट ये होता है बेबी क्यों रोता है। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बड़े ध्यान से समझिए। तो क्या होता है, जब बेबी मदर के यूट्रस में है वहाँ पे जो कंडीशंस हैं एकदम प्योर होती है, प्योर ऑक्सीजन का सप्लाई हो रहा है, एवरीथिंग इज प्योर। अब जैसे ही वो आउटसाइड द यूट्रस आता है, इस वर्ल्ड में आता है, तो आपको पता है कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो प्योर नहीं है। ड्यू टू दैट इम्प्योर ऑक्सीजन, जैसे ही वो ऑक्सीजन उसके लंग्स में जाता है, क्या होता है, ऑक्सीजन जैसे ही बेबी के लंग्स में जाता है इट विल फील एन एटमॉस्फेरिक इंक्रीज्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वो जो इंक्रीज्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर जैसे ही उसके लंग्स में जाता है उसकी वजह से बेबी को तकलीफ होती है उसके लंग्स में, जिसके कारण वो रोता है। सो दैट इज द मेन रीजन बिहाइंड द क्राइंग ऑफ द बेबी। सो उसको रुलाना इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि अगर वो रो नहीं रहा है इसका मतलब ये है कि अभी जो बेबी है वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं आया है। सो उसको कांटेक्ट में लाने के लिए ये उसकी एक निशानी होती है कि अगर वो क्राई कर रहा है यानी कि अब मटेरियल्स यानी कि ऑक्सीजन का एक्सचेंज होना शुरू हो गया है। क्योंकि आपको पता है कि ऑक्सीजन जब बॉडी में जाएगी तभी सारे प्रोसेसेस इनिशिएट कर पाएंगे। सो जैसे ही बेबी का बर्थ हो जाएगा सो अम्बिलिकल कॉर्ड को कट कर दिया जाता है और अब जो बेबी फ्री नहीं है, वो मदर से टोटली फ्री हो चुका है। अब दो इंडिविजुअल्स हैं और दो सेपरेट इंडिविजुअल्स हैं। बात समझ में आई आपको। अब जो वो डायलेटेड सर्विक्स और वेजाइना थे और जो पेल्विक गर्डल के मसल्स थे जहाँ पे इतना ज़्यादा पेनफुल सेंसेशन हो रहा था वो क्या होंगे, रिलैक्स होंगे ड्यू टू द हार्मोन और रिलैक्सिन की वजह से वहाँ पे वो सारे के सारे हार्मोन्स को रिलैक्स किया जाता है। और जो फाइनल स्टेज होगा दैट इज द प्लेसेंटल स्टेज। सो ये बर्थ के तकरीबन 10 से 45 मिनट का स्टेज होता है। सो बेसिकली प्लेसेंटल स्टेज में क्या होगा कि जो यूट्रस होगी वो श्रिंक कर जाएगी और जो प्लेसेंटा और अम्बिलिकल कॉर्ड है ये इनको कहा जाता है आफ्टर बर्थ मटेरियल। सो ये भी थोड़ी देर के बाद तकरीबन 45 मिनट्स के बाद बॉडी से इजेक्ट हो जाते हैं, बॉडी से बाहर निकल जाते हैं, दे आर एक्सपेल्ड आउट ऑफ द बॉडी। अब इसके बाद क्या होगा कि तकरीबन ये थी तीनों स्टेजेस पार्चुरेशन की। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। देखिए इतना इंटरेस्टिंग प्रोसेस है, वीडियो को साथ में लाइक कर देना है और कमेंट भी कर देना है, ठीक है। अब क्या होगा इसके बाद, सो इसके बाद जो यूट्रस है तकरीबन 28 to 35 डेज के बाद नॉर्मल पोजीशन में आ जाती है। यानी कि 28 to 35 डेज के बाद अब वो जो यूट्रस है दोबारा से कंसीव करने के काबिल बन सकती है अगर चाहते हैं कि अगर आपको जल्दी बेबी प्लान करना है। अब अगर ये सारा प्रोसेस नॉर्मली नहीं होता है तो क्या होगा, सो क्या होगा कि इस सारे प्रोसेस को अगर ये मैंने क्या कहा अगर नॉर्मली नहीं होता है तो डॉक्टर्स क्या लगाते हैं, कट लगाते हैं जिसको बोला जाता है सिजेरियन सी सेक्शन। एक सिजेरियन कट लगाया जाता है। अब वो जो कट लगाया जाता है देखिए किस तरह से, अब ये दो तरीके से कट लगाया जाता है। वन इज द हॉरिजॉन्टल कट एंड वन इज द वर्टिकल कट। अब जो अभी मॉडर्न डॉक्टर्स सिजेरियन ऑपरेशन करते हैं उसमें हॉरिजॉन्टल कट लगाया जाता है। यानी कि जो लेट अस सपोज कि ये पेट है, अब आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। तो लेट अस सपोज दिस इज वेजाइना, दिस इज द एब्डोमेन रीजन, दिस इज द
that pubis region and this is the stomach region. Okay, so यहाँ से कट लगाया जाता है एब्डोमेन रीजन पे. कट लगाने के बाद इस तरह से हॉरिजॉन्टली बेबी को एक्सपेल आउट किया जाता है. सो क्या होता है इस केस में, सारी की सारी स्टमक की लेयर्स को तोड़ा जाता है और बेबी को बाहर निकाला जाता है. अब दूसरे केस में क्या होता है कि जो वेजाइना का जो रीजन होता है, वेस्टिब्यूल रीजन होता है, उसके एग्जैक्टली ऊपर वाली साइड से थोड़ा सा एब्डोमेन रीजन में वर्टिकल कट लगाया जाता है. इस तरह से कट लगाया जाता है. कट लगाने के बाद बेबी को इजेक्ट किया जाता है. और मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चीज़ की नौबत आप ना ही आने दें तो बेहतर है, क्योंकि अगर सिजेरियन सेक्शन आपका होता है तो 1 साल तक तो आप भूल ही जाइए कि आप कोई फिजिकल वर्क भी कर सकते हैं. वैसे तो 2 साल का डॉक्टर्स अरेस्ट रिकमेंड करते हैं और 3 साल के बाद आप नेक्स्ट बेबी के बारे में सोच सकते हैं. सो मैं ये उम्मीद करूंगा कि जब भी आपकी लाइफ में ये पर्टिकुलर स्टेज आए तो ऐसा कभी ना हो, नॉर्मल डिलीवरी हो आप सबकी. और ये जो प्रोसेस आज हमने आपको एक्सप्लेन किया है, आई होप दैट everything will be clear to you now. So till then, do like the video, subscribe our channel, and stay safe, stay healthy, and bye bye.